अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीक हमने जिस टॉपिक के हवाले से बातचीत की थी वो था प्रोग्रामिंग पैराडाइम के ऊपर। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो किस स्टाइल को फॉलो करती है। आज के लेक्चर में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी सी प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंपाइलेशन का और इंटरप्रिटेशन का। जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वो एक स्टेप से होकर गुजरता है जिसका नाम होता है इंटरप्रिटेशन एंड कंपाइलेशन। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, कंपाइलेशन क्या होती है और इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो हम अपने स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जब अपनी स्लाइड की जानिब आ गए हैं, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऑपरेंड क्या होता है और ऑप कोड क्या होता है। एक्चुअली हमारे प्रोसेसर के अंदर हर काम जो होता है एक मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में होता है। तो प्रोसेसर हमेशा वही चीज प्रोसेस करेगा जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में उसे दी जाएगी। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक प्रोसेस लिख रहा हूँ x = 2 + 3। अब यहाँ पर आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ है? एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ है। और किन के ऊपर आपने परफॉर्म करवाया हुआ है? दो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं 2 और 3 के ऊपर। अब प्रोसेसर को कैसे बताया जाए कि आपके पास ऑपरेशन कौन सा है और किन किन कांस्टेंट के ऊपर वो ऑपरेशन जो होगा वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक्चुअली जो ऑपरेशन होता है जो प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होता है वो आपका ऑपरेशन कहलाता है कोड, ऑपरेशनल कोड। और जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो आपके कहलाते हैं ऑपरेंड। तो ये ऑपरेंड और ऑप कोड का जो मिक्सचर होता है यही आपके पास एक इंस्ट्रक्शन कहलाती है और वो प्रोसेसर के पास जाती है। प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और आपको आउटपुट में कोई ना कोई रिजल्ट जो होता है वो प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है एक न्यू लैंग्वेज की जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इंशाल्लाह ताला हम अपनी फ्यूचर वीडियोस में उसकी भी एक सीरीज बनाएंगे कि असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती है। लेकिन जस्ट इसके लिए आप इतना समझें ये क्लोज टू मशीन लेवल लैंग्वेज होती हैं। ये दरमियान में पाई जाती हैं, ये हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान में पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होती तो हाई लेवल की तरह ही है, यानी कि मूव ये हम अपने डेली लाइफ के अंदर ये इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये जो सीक्वेंस है इसका ये हमारे प्रोसेसर के पास जिस तरह इंस्ट्रक्शन जाती हैं उसको उसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो स्टार्ट के अंदर आपके पास मूव दिया गया है एक्चुअली ये आपके पास ऑपरेशन है कि आप मूव क्या करवा रहे हैं। एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि 34 है उसको एक रजिस्टर के अंदर जो कि AL के नाम से है उसके अंदर 34 की हेक्साडेसिमल वैल्यू मूव करवा रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? मूव का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। दैट इज आवर ऑप कोड। और ये हमारे पास रजिस्टर्ड है और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या होंगी? ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स होंगे जो कि हमारे पास यूज होंगे हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन के अंदर। अब आप एक चीज पॉइंट आउट करें कि लास्ट में आपके पास एक चीज डिफाइन की गई है, एवरी प्रोसेसर कंट्रोलर हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑप कोड डिफाइन इन इट आर्किटेक्चर। अब आप एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जो आपके पास प्रोसेसर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑप कोड डिफाइन कर दिए जाते हैं और जिस चीज में उसके ऑप कोड डिफाइंड होते हैं उस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं ISA को हम थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। तो आप सिंपल ये समझेंगे हर प्रोसेसर के अपने ऑप कोड्स होते हैं और उन ऑप कोड को जिस चीज में डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आपके सामने एक प्रोग्राम दिया गया है, ये एक C का प्रोग्राम है। अभी आप इसके सिंटैक्स पे मत जाइएगा कि आपने किस तरह इसको लिखना है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक C का प्रोग्राम है और ये आपके पास C++ का प्रोग्राम है। अब ये जो प्रोग्राम लिखा गया है ना ये मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, यानी कि जो प्रोग्राम है ये लो लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। अगर आपको ये प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो आपको लो लेवल लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने के लिए किस किस मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा वो हम अभी फर्दर देखते हैं। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं अपने किसी भी एडिटर के ऊपर वो कभी भी जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता। आप लिख सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन आपके लिए एक एक ऑप कोड की बाइनरी वैल्यूज को मेमोराइज करना, एक एक ऑपरेंड की मेमोरी वैल्यू उसको अंडरस्टैंड करना या फिर मेमोराइज करना, रजिस्टर वैल्यू उसको मेमोराइज करना, ये सब चीजें आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो प्रोग्रामर की आसानी के लिए जो एक लैंग्वेज निकाली गई है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब भी आप कोई कोड लिखते हैं किसी भी एडिटर के ऊपर जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में होगा या असेंबली लैंग्वेज में होगा। उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मैप करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि आपकी जो मशीन होगी उसको क्या कर सके?
अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ पर ना आपके सामने एक कंप्यूटर डिजाइन का ना एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिया गया है। यूजर जिस चीज से इंटरेक्ट कर रहा होता है वो आपकी एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन जिस चीज से इंटरेक्ट कर रही होती है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कोई ना कोई टास्क एप्लीकेशन के थ्रू परफॉर्म करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने बिहाफ के ऊपर आपका जो हार्डवेयर होता है उसको यूज करते हुए आपकी डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाएगा। अब अगर यहाँ पर आप एक टर्म देखें दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर के बिटवीन में एक लेयर बनाई गई है। इसका ये मकसद हुआ कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी एप्लीकेशन से आ रही है या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रही है वो सबसे पहले क्या होगी, कंपाइल होगी। कंपाइल का मतलब यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाएगी, क्योंकि आपका प्रोसेसर जो होता है उसको आपने बताना है कि आपने कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज होती है। अभी मैंने आपसे पिछली स्लाइड में बात की थी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होगा उसके अंदर आपके ऑप कोड्स वगैरह डिफाइन कर दिए जाते हैं कि आपका ये प्रोसेसर की कैपेबिलिटी क्या है कि वो इस टाइप के ऑपरेशंस को जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या चीज है। पहले पॉइंट में वो आपको बता रहा है कि कंप्यूटर जो होता है वो 0-1 की लैंग्वेज को समझता है। जब भी आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज के ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करना पड़ता है या आपको कोई भी कंपाइलर डिजाइन करना पड़ता है तो आपको हमेशा उस सिस्टम का, उस प्रोसेसर का ISA आर्किटेक्चर को समझना पड़ता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसर के पास जाएगी वो किस सीक्वेंस से जाएगी, उसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, कौन कौन से रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होगी, ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो इसका ये मकसद हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा वो कलेक्शन होगा किसका, मशीन लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस का, जो कि आपका प्रोसेसर क्या करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। या इसे आप यूं कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि आपके कंपाइलर या आपके प्रोग्रामर को कोई भी मशीन लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन जो होती है वो पाई जाती है। एक्चुअली जो भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को देते हैं आपके एंड पे क्या होता है, आपके एंड पे तो सिंपल एक एडिशन हो रही है। अब ये एडिशन किस सीक्वेंस से आपके प्रोसेसर में जाएगी, मतलब कि पहले आपका ऑप कोड आता है फिर आपके ऑपरेंड्स आते हैं। तो हर प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है कि आपका जो प्रोसेसर होता है वो किस सीक्वेंस में किस इंस्ट्रक्शन को जो होता है वो लेता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, वो किस टाइप के इंस्ट्रक्शन को किस सीक्वेंस से ले रहा है। इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है आपके कंप्यूटर के ऊपर या आपके सीपीयू के ऊपर, क्योंकि आपके सीपीयू में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को डिफाइन किया जाता है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपका मेमोरी मॉडल कैसा होगा, कि आप मेमोरी से जो डाटा उठाएंगे वो किस तरह लेकर आएंगे। हमने एक चीज पढ़ी थी हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो वो आर्किटेक्चर कौन सा फॉलो किया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा, ऑप कोड पहले लिया जाएगा फिर ऑपरेंड्स लिए जाएंगे, कितने ऑपरेंड्स लिए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आ जाती है, कितने मोड्स होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस के। फिर आपको एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बताना होता है कि आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज कर रहे हैं। इसी तरह आप ईच एंड एवरी डिटेल जो होती है इन सब की वो आप डिफाइन करते हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर। तो वो जो सारी डिटेल होती है वो आपके सीपीयू के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जिस कंपनी ने उस सीपीयू को मैन्युफैक्चर किया है वो अपने पास कौन से इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, कि वो एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है, या दो चीजों को एंड कर सकेगा, और कर सकेगा, नॉट कर सकेगा, डाटा इंस्ट्रक्शन कर सकता है। पिछली हमने स्लाइड में देखा था कि हम एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को एक रजिस्टर में क्या करवा रहे थे, मूव करवा रहे थे। तो डाटा इंस्ट्रक्शन के अंदर आप मूव कर सकते हैं, कोई इनपुट ले सकते हैं, कोई डाटा सेव कर सकते हैं, कोई आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं, या तो कोई चीज लोड करवा सकते हैं। और कंट्रोल फ्लो में आप ये नहीं देखा था कि इफ एल्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किस तरह करवाया जाता है, या गो टू जंप आपने कोई लगाना है। अगर आपके पास ये सीक्वेंस है और आप इस सीक्वेंस से हटके फौरन इस सीक्वेंस की तरफ मूव कर जाएं, तो ये चीज क्या होती है, ये आप कंट्रोल फ्लो होता है जो कि आपका इस सीक्वेंस से डायरेक्टली आपको यहाँ पर जंप करवा देता है। इसके लिए भी आप एक स्पेसिफिक किस्म की इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको परफॉर्म करवाते हैं अपने सीपीयू के अंदर। तो ये सब चीजें क्या है, ये डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है जो कि आपका प्रोसेसर जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है। और आपके प्रोसेसर के अंदर अगर इन सब चीजों की कैपेबिलिटी होती है तो इसका ये मतलब होता है कि अगर ये फीचर्स उसके अंदर पाए जाते हैं तो देन वो आपको इस टाइप की सर्विसेज दे सकेगा। अब आपको ना एक सिंटैक्स उसने दे दी है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स उसने आपको प्रोवाइड की है कि सबसे पहले क्या हो रहा है, एक ऑप कोड यूज हो रहा है, फिर डेस्टिनेशन यूज हो रही है, फिर आपका सोर्स यूज हो रहा है। जैसे कि हमने क्या किया था, मूव AL24H। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि 24 एक सोर्स वैल्यू थी जो कि डेस्टिनेशन किसके अंदर जा रही थी, आपके एक स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर। कौन उसको बता रहा था कि आपने क्या करना है, तो ये आपके पास ऑप कोड था जो उसको ये बता रहा था कि जो भी आपके पास
सोर्स वैल्यू होगी वो आपके डेस्टिनेशन के अंदर मूव कर दी जाएगी। जो आपके पास सबसे पहला इंटेल का प्रोसेसर था जिसका नाम था इंटेल 4004, तो उसके इंस्ट्रक्शन सेट में 46 इंस्ट्रक्शन को यूज किया गया था। आजकल के जो प्रोसेसर हैं उसके अंदर 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। आपका जो इंटेल का प्रोसेसर है और आपका जो AMD का प्रोसेसर है, दोनों प्रोसेसर जो हैं वो आपके पास जिस इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करते हैं उसका नाम है x86 इंस्ट्रक्शन सेट। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि आपके पास ओप कोड भी आपके इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ऑपरेशन आप कौन कौन से परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ऑपरेशन जो होंगे वो किसी इंस्ट्रक्शन का पार्ट होंगे। तो 1000 ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं इस प्रोसेसर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन सब फीचर को अपने पास सपोर्ट करता है, मतलब एडिशन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, इस तरह 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को वो परफॉर्म करवा सकता है। तो आजकल के प्रोसेसर के पास 1000 ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, जबकि जो सबसे पहला प्रोसेसर आया था वो सिंपल 46 इंस्ट्रक्शन को या 46 ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकता था अपने प्रोसेसर के अंदर। अब यहाँ पर वो आपको एक चीज बता रहा है कि जो आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो टोटली बेस कर रहा है आपके प्रोसेसर के ऊपर। जैसे कि इंटेल और AMD है वो x86 उसका ISA यूज कर रहा है और MIPS का अपना एक स्पेसिफिक किस्म का ISA होगा, ARM का अपना होगा, पावर का अपना होगा। MIPS आप मैक्सिमम यूज करते हैं अपने एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग के लिए, ARM में भी यूज करते हैं मोबाइल और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, और पावर आप यूज करते हैं अपने लार्जर सर्वर्स वगैरह के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि हमने कंपाइलर को समझना है, इंटरप्रेटर को समझना है, तो हम पहले एक बेसिक लेवल पे चीजों को देख रहे हैं कि हमारे पास लो लेवल पे चीजें किस तरह काम कर रही हैं। क्योंकि अगर हमें उस चीज का अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर हमें पता चलेगा कि हम कंपाइलेशन क्यों कर रहे थे, हम इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो किसी ना किसी आर्किटेक्चर को देखते हुए लिखते हैं। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि जो आर्किटेक्चर होता है वो किसी ना किसी प्रोसेसर पे लाजमी डिपेंड कर रहा होता है कि इस प्रोसेसर का क्या इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो एक कंपाइलर को, एक प्रोग्रामर को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो इस स्पेसिफिक किस्म के प्रोसेसर के लिए बनाया गया है। तो जब भी आपकी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट होगी तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका एड्रेसिंग मोड क्या होगा, कौन सा मेमोरी मॉडल यूज किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो होगी उसके आर्किटेक्चर में डिफाइन कर दी जाती है। तो जो आर्किटेक्चर होता है वो एक प्रोग्रामर के लिए विजिबल होता है। तो जो माइक्रो आर्किटेक्चर होगा ना वो आपके मजीद लो लेवल पे चला जाएगा कि लो लेवल पे सर्किट्स हैं वो आपस में किस तरह कनेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि आपके पास बसेस किस तरह कनेक्टेड हो रही हैं, प्रोसेसर किस तरह कनेक्टेड हो रहा है रैम के साथ, किस तरह कैशे को कनेक्ट किया जा रहा है, किस तरह हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जा रहा है। ईच एंड एवरी डिटेल जो होती है वो आपके माइक्रो आर्किटेक्चर में पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रो आर्किटेक्चर में फिजिकल जो आपके पास सर्किट्स होते हैं उनकी डिटेल होती है। आर्किटेक्चर में एक प्रोग्रामर के लिए जिस तरह इंस्ट्रक्शन जो होती है प्रोसेसर के पास जाती है, प्रोसेसर उसे किस तरह एग्जीक्यूट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन होती है, और जो प्रोग्रामर होता है वो उसी आर्किटेक्चर को देखते हुए अपना कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो डिफाइन कर रहा होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कंपाइलर की तरफ ताकि हम उसको मजीद अच्छे तरीके से अब एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि हमने अपनी बेस को अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमें कंपाइलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम बढ़ते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। तो कंपाइलर क्या होता है, वो एक्चुअली आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो सोर्स कोड को जो कन्वर्ट करता है आपके मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, तो वो आपका कहलाता है कंपाइलर। तो जो भी एप्लीकेशन आपकी रन होगी उसको सबसे पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी इंस्ट्रक्शन लेकर जाएंगे प्रोसेसर को अगर आपने देना है, देन भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आपने कंपाइलेशन करनी है तो आपके पास जिस किस्म का प्रोसेसर या जिस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है उस हिसाब से आपको कंपाइलर जो होता है चाहिए होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कंपाइलर को डिजाइन करेंगे तो आपको ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके पास प्रोसेसर कौन सा यूज हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मकसद ये है कि अगर आप विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे तो अपने हिसाब से कंपाइलेशन करेगा, अगर आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे वो अपने हिसाब से कंपाइलेशन करेगा, अगर मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे वो अपने हिसाब से कंपाइलेशन करेगा। जो प्रोसेसर के पास लो कोड कन्वर्ट होकर जाएगा आफ्टर कंपाइलेशन, तो वो किस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है तो वो भी डिपेंड करता है। तो जब भी आप कंपाइलर यूज करेंगे तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया है, तो उस किस्म का जो कंपाइलर होगा उसको यूज करते हुए आप अपने किसी भी सोर्स कोड को उस स्पेसिफिक किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपाइल करवाते हुए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने फ्यूचर वीडियोस के अंदर जो हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग की, मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूंगा और जो कंपाइलर मैं यूज कर रहा हूँ वो MinGW होगा। तो इस कंपाइलर को किस तरह डाउनलोड किया जाता है, इंस्टॉल किया
जाता है वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी फ्यूचर वीडियोस में देख लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक सोर्स कोड है, एक स्पेसिफिक किस्म के सिस्टम के अंदर से ये सोर्स कोड गुजरेगा और ये आपको एक ऑब्जेक्ट कोड की फॉर्म में दे देगा जो कि 0-1 की फॉर्म में आपके पास डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। एक्चुअली ये जो 0-1 की फॉर्म में है ये आपके पास ऑब्जेक्ट कोड है आपके इस सोर्स कोड का, और ये जो 0-1 है ये आपका प्रोसेसर क्या करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब इस 0-1 के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी आपके ऑप कोड की और आपके ऑपरेंड्स की, कि प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है और किस किस ऑपरेंड के ऊपर उसने वो ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। इसका ये मतलब हुआ कि सोर्स कोड जो होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है और उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जो एक्सटेंशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना कोड जो होता है वो लिखा है। कन्वर्जन के अंदर आप लोग क्या देख रहे होते हैं, अपने इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपने मशीन कोड में। अगर आपके किसी कोड में कोई एरर है, जैसे सिंटैक्स एरर हो गया, एरर्स को वो डिटेक्ट करेगा। कंपाइलर में अगर कोई एरर फाइंड आउट हो जाता है तो वो आपको स्क्रीन में बता देगा कि आपके सोर्स कोड में कोई एरर है। अगर वो सोर्स कोड में कोई एरर नहीं होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसकी एक्सी फाइल बनाकर उसको उस मशीन के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब आपके पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आप यूज करते हैं अपने कंपाइलर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज सोर्स कोड। सोर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको आप किसी IDE के अंदर टाइप कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं या आप अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती है। उसको आप कहते हैं सोर्स कोड। कंपाइलर का क्या काम होता है, कंपाइलर आपके हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करता है अपने लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। जितना टाइम लगता है आपके सोर्स कोड को कंपाइल होते हुए, उस टाइम को हम कहते हैं कंपाइल टाइम। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, एक ऐसा कोड जो आपकी मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके और जो आपको आफ्टर कंपाइलेशन मिले, वो आपका होता है ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसपाइलर क्या होता है कि आपका एक सोर्स कोड दूसरे सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब कि अभी वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट ना किया गया हो, यानी कि एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें किसी भी कोड को, उसको हम ट्रांसपाइलर कहते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे पास हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज के ऊपर होगी। तो लिंकर का काम क्या होता है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है तो वो डिफरेंट लाइब्रेरीज की ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवाता है। देन ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आफ्टर लिंकिंग उसको लोड करके अपने पास एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे कि लिंकिंग एक्चुअली होती क्या है और ये किस तरह काम करती है। एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब ये है कि जो आपका मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, जो कि किसी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कंपाइलर की टाइप्स आपको एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं नेटिव कंपाइलर। एक ऐसा कंपाइलर जिसके अंदर आपके सोर्स कोड को आपकी मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उस कंपाइलर को हम कहते हैं नेटिव कोड कंपाइलर। यानी कि आप अपने सोर्स कोड को उसी मशीन के ऊपर, उसी मशीन के लिए ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवा रहे हैं। क्रॉस कंपाइलर का मकसद ये होता है कि आप अपने सोर्स कोड को कंपाइल करवा रहे होते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए या दूसरे सिस्टम के लिए, तो उस कंपाइलर को हम कहेंगे क्रॉस कंपाइलर। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर का मायने हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, जिसको हमने कहा था ट्रांसपाइलर। ट्रांसपाइलर में क्या होता है कि आप एक हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को दूसरे हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, या सी के कोड को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं C++ के कोड में। तो ये चीजें आप देखते हैं अपने सोर्स टू सोर्स कंपाइलर के अंदर। बाइट कोड कंपाइलर क्या होता है, ये आपका यूज होता है वर्चुअल मशीन्स के अंदर। ये इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे वर्चुअल मशीन क्या होती हैं। ये आपके पास एक ऐसी वर्चुअल मशीन होती है जो कि आपके पास लॉजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जब भी आप अपने कोड को कंपाइल करवाते हैं तो एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। बाइट कोड में कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि आपका जो कोड होता है वो किसी भी मशीन के ऊपर सक्सेसफुली चल सके। और जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है कि जब आपका जो वो बाइट कोड होता है उसको लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसके अंदर जो कंपाइलर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। और जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, जो आपका बाइट कोड होता है, जो आपने वर्चुअल मशीन के लिए अपना कोड जनरेट किया होता है, वो आपकी मशीन के ऊपर, वो आपके मशीन कोड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए जो हम कंपाइलर यूज करते हैं उसका नाम होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जावा के अंदर एक्चुअली जो पहला कंपाइलर यूज होता है वो बाइट कोड यूज होता है, और सेकंड फेज पे जो कंपाइलर यूज होता है वो JIT या जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। एक्चुअली जो कंपाइलर का काम होता है, इंटरप्रेटर का भी वही काम होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, जो कंपाइलर होता है वो अपने पूरे के पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है आपके मशीन कोड के अंदर, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो आपकी एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है आपकी मशीन कोड के अंदर। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका कोई भी एरर अकर हो जाता है तो उसको पूरे प्रोग्राम को रन करने के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपका एरर जो है वो अकर हुआ है। अगर आपका किसी भी लाइन के ऊपर कोई भी एरर आ जाता है, सपोज करें आपने 4 लाइनों का कोड लिखा
तो 4 लाइनों को पूरा का पूरा कंपाइलर क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर पहली लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन में कन्वर्ट करते हुए आपको रिजल्ट देता चला जाएगा। अगर किसी भी लाइन में कोई एरर आएगा तो वो आपको फौरन बता देगा। तो इसको डिबग करना बहुत ईजी होता है, जबकि कंपाइलर कोड को डिबग करना आपके लिए काफी हद तक डिफिकल्ट होता है। दूसरा इंटरप्रेटर का फायदा ये होता है कि ये लेस मेमोरी लेता है, क्योंकि इसके अंदर एक एक लाइन जो होती है वो कंपाइल की जाती है। तो जो एक लाइन कंपाइल होगी तो मेमोरी के अंदर वो लेस स्पेस लेगी, बानिस्बत इसके कि आप पूरा का पूरा सोर्स कोड जो होता है वो मेमोरी में रखवा दें और उसको एक साथ कंपाइल करवाएं। तो कंपाइलर जो होता है वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। लेकिन इंटरप्रेटर का एक नुकसान ये है कि कंपाइलर के अंदर जब एक दफा आप ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर लेते हैं तो आपको उस कोड को बार बार ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है उसके अंदर जब भी आपको वो कोड रन करवाना पड़ेगा तो आपको एक एक लाइन को बार बार ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो जब भी आपने कोई भी इंटरप्रेटेड कोड को आपने इंटरप्रेट करवाना है तो उसी दौरान उसको ट्रांसलेट करवाना है और देन आपका वो एग्जीक्यूट होगा। तो इंटरप्रेटर जो होता है इस लिहाज से स्लो होगा, जो कंपाइलर होगा वो इस लिहाज से फास्ट होगा। तो कंपाइलर के अंदर डिबगिंग हमारे लिए एक इशू है और हमारे पास ये ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये फास्ट होता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे पास डिबगिंग में हमें फायदा देता है, एरर को फाइंड आउट करने में हमें फायदा देता है, हमारे पास लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है वो ज्यादा ये लेता है। लेकिन दोनों का काम क्या होता है, आपके हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करना मशीन लेवल कोड के अंदर। आपके पास 2 किस्म के इंटरप्रेटर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पहले टाइप का इंटरप्रेटर वो इंटरप्रेटर होता है जो किसी भी मशीन के ऊपर सक्सेसफुली इंटरप्रेट हो जाए, तो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड को जनरेट कर सके, जिसके अंदर हमें पोर्टेबिलिटी मिल सकती है। और जो दूसरे टाइप का इंटरप्रेटर होता है वो डिपेंड करता है कि जिस मशीन के ऊपर आप अपने कोड को रन कर रहे हैं या जिस मशीन के ऊपर अपने कोड को इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सिंपल उसी मशीन के ऊपर इंटरप्रेट हो सके और किसी भी मशीन के ऊपर वो इंटरप्रेट ना हो सके। तो उस टाइप के इंटरप्रेटर का जो कोड जनरेट होगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड जनरेट होगा या बाइनरी कोड जनरेट होगा। अब एग्जांपल के फॉर्म में आपके पास वो लैंग्वेज जो आपके कंपाइलर को यूज करेंगी उनमें C है, C++ है, ऑब्जेक्टिव C है। और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होंगी जो इंटरप्रेटर को यूज करेंगी उनमें PHP, जावास्क्रिप्ट है। और जो हाइब्रिड लैंग्वेज हैं जो आपके कंपाइलर को भी यूज करेंगी और आपके इंटरप्रेटर को भी यूज करेंगे, उनमें आपके पास जावा है, C# है, Visual Basic, .NET है, पाइथन है। तो हमने उसके अंदर ये देखा था कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, आपके बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। तो जस्ट इन टाइम इसी तरह काम करता है, वो आपके कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। जैसे ही एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है वो उसी दौरान दूसरी लाइन को इंटरप्रेट करके मेमोरी में स्टोर कर देता है। जो ही पहली लाइन जो होती है एग्जीक्यूट होती है, दूसरी लाइन को फौरन एग्जीक्यूट कर देता है और उसी दौरान तीसरी लाइन को इंटरप्रेट करके बफर के अंदर स्टोर कर देता है और वेट करता है जैसे ही दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपकी सारी लाइन जो होती है वो इंटरप्रेट ना हो जाए और सारी लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर इसी तरह काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपकोड्स क्या होते हैं। तो उसके बाद हमने बात की आपके प्रोसेसर के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म का आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर हमने ये बताया होता है कि वो किस किस टाइप की इंस्ट्रक्शन को किस किस फॉर्मेट के अंदर एग्जीक्यूट करवाएगा। तो उस आर्किटेक्चर को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। फिर हम लोगों ने देखा था कि कंपाइलर का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होना या प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। उसी वजह से हम जब भी कंपाइलर यूज करेंगे तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं या हम कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने फर्क देखा कि आपके पास कंपाइलर काम कैसे करता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, इंटरप्रेटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। और फिर हमने एग्जांपल देखी कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज कौन से कंपाइलर को सपोर्ट करती हैं और कौन सी लैंग्वेज जो होती हैं वो इंटरप्रेटर को सपोर्ट करती हैं और कौन सी लैंग्वेज जो होती हैं जो कि कंपाइलर को भी सपोर्ट करती हैं और आपके इंटरप्रेटर को भी सपोर्ट करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे वो होगा हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज के ऊपर। अब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला मैं अपने न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपके नॉलेज में इसी तरह इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।